बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स रूल्स 1965। इससे पहले सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस जो है वो 1962 का, वो मैं कंप्लीट एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। आज हम पढ़ते हैं जी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स रूल्स 1965। ये फैमिली कोड्स के रूल्स के हवाले से है, तो शुरू करते हैं। ये गज़ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 2 नवंबर 1965 को ये बनाए गए थे। उसके अलावा ये उसका रेफरेंस नंबर लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 26 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964। 1964 का ये जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, और फिर इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि ये रूल्स में और एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अभी रूल से स्टार्ट कर लिया ना, कि एक्ट से करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 35 एक्ट नंबर है ये 1964 का, वो जो फैमिली कोड्स एक्ट है। द गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इज़ प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स, नेमली रूल 1 है जी, दीज रूल्स में बी कार्ड दी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स रूल्स 1965। और रूल 2 क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्लास है, इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, सिवाय सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट के एतबार से अगर कोई और बात समझ आती हो तो रूल से ये जो डेफिनेशन बताई गई हैं, जहाँ जहाँ इन रूल्स में ये लफ्ज़ यूज़ होगा उससे मुराद यही होगा। जैसे कि एक्ट, जहाँ पर भी लफ्ज़ एक्ट लिखा होगा तो उससे मुराद होगा फैमिली वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964 का, जो कि एक्ट नंबर 35 है 1964 का। और जहाँ पर भी लव्स कोर्ट लिखा होगा तो कोर्ट मीन्स द फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट से मुराद ये 1964 के एक्ट से मुराद, क्योंकि ये तो रूल्स है ना, तो वो उसके तहत जो भी कोर्ट इस्टेब्लिश होगी तो वो फैमिली कोर्ट कहलाएगी। फॉर्म, जहाँ पर भी लव्स फॉर्म होगा तो फॉर्म मीन्स अ फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स। इन ये रूल्स जहाँ का पर ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एक फॉर्म अपेंडेड दिए गए, वो उनका भी हम देखते हैं अभी। डी में है जी सेक्शन। सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट। एक्ट से मुराद वही फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का। सूट, सूट इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन फॉर द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और गार्डियनशिप अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अब जो हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के लिए, मतलब हज़ानत के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है वो सूट में भी शामिल होगा। मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर उसने लव सूट लिखा है तो सूट में वो एप्लीकेशन भी इंक्लूड होगी। आगे जी रूल 3 है, द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द सिविल जज, द प्रेसिडेंट ऑफ द मजलिस शूरा कलात एंड द काजी अपॉइंटेड अंडर द दस्तूरुल अमल दीवानी रियासत कलात शैल बी द फैमिली कोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। द एक्ट से मुराद फिर वही है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का। अब देखते हैं कि उसने क्या कहा कि फैमिली कोर्ट्स में कौन कौन सी कोर्ट शामिल है कि इसको हम कहेंगे कि ये फैमिली कोर्ट है। तो नंबर 1 तो उसमें आती है जी डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज भी फैमिली कोर्ट हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी फैमिली कोर्ट हो सकता है, सिविल जज भी फैमिली कोर्ट हो सकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ मजलिस शूरा कलात। कलात का जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कलात जो है एक रियासत है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी एक वो इंडिपेंडेंट स्टेट टाइप है, तो वो उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, लेकिन है वो पाकिस्तान के ही अंडर। जैसे फाटा था तो वो पाकिस्तान में मर्ज हो गया, तो वो वरना पहले फाटा का अलग सिस्टम था, पाकिस्तान का सिस्टम वहाँ पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान के लॉज एप्लीकेबल होते हैं कलात पर भी, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही है। और जैसे पहले भावलपुर था, वो एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट थी, उनका अलग से सिक्का चलता था, अलग से करेंसी और अलग से सब कुछ था, लेकिन वो अंदर हदूद पाकिस्तान थे। तो अब ये कलात भी इसी तरह, ये मरी से आगे आप जाए ना तो वहाँ पर है ये कलात, मतलब पहाड़ी इलाकों में है। एंड द काजी अपॉइंटेड अंडर द दस्तूरुल अमल दीवानी रियासत कलात। अब रियासत कलात की जो मजलिस शूरा का प्रेसिडेंट है वो भी फैमिली कोर्ट है, मतलब फैमिली मैटर डील कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई काजी है जो उन्होंने अपॉइंट किया है रियासत कलात में, तो वो भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अब अगर हम दोबारा देखें तो कितने लोग हैं, पहला डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तीसरा सिविल जज, चौथा प्रेसिडेंट जो मजलिस शूरा कलात का, और पांचवा काजी। इस रूल्स में 5 मतलब तरह की फैमिली कोर्ट्स बता दी गई हैं। ये क्या कहलाएंगे इस एक्ट के तहत। इस एक्ट से मुराद वो 1964 वाला फैमिली कोर्ट एक्ट है। आगे है जी रूल 4, अ प्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 शैल बी इन राइटिंग signed and verified by the plaintiff and shall be presented to the court having jurisdiction under rule 5 of these rules
by the plaintiff or through a counsel and where the plaintiff is a female by her agent। अब वो कहता है कि प्लेंट जो इस सेक्शन 7 अभी हमने पढ़ा है कि सेक्शन किसे कहते हैं, सेक्शन से मुराद उस एक्ट के जो फैमिली कोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 7। वो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फिलहाल वो उसके सेक्शन 7 की क्या बात करता है कि उस सेक्शन 7 में प्लेंट में चीज़ें बताई गई हैं कि प्लेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। जो सेक्शन 7 जिस तरह CPC का ऑर्डर 7 है प्लेंट के हवाले से और उसमें पूरे प्लेंट के पर्टिकुलर्स बताते हैं कि प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, इसी तरह फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 7 प्लेंट के हवाले से डील करता है कि प्लेंट में कौन कौन से केसेस इंक्लूड होंगे। उसमें वो जो शेड्यूल 1 वाले केसेस हैं कि जो फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो सारे के सारे इन्यूमरेट किया गया। वो जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में जो प्लेंट का हवाला दिया गया है उसको वो क्या किया जाएगा, शैल बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में होगी, साइंड होगी, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे एंड वेरीफाइड बाय द प्लेंटिव, और वो वेरीफाई की जाएगी प्लेंटिव के ज़रिए, एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, और वो उस कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है अंडर रूल 5 ऑफ दीज रूल्स। 5 ये जो हम अभी आगे नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं उसके तहत जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के हवाले से बेसिकली रूल 5 बाय द प्लेंटिफ और थ्रू अ कौंसल, मतलब प्लेंटिफ खुद भी प्रेजेंट कर सकता है प्लेंट और कौंसल के ज़रिए भी जा सकता है। एंड वेयर द प्लेंटिफ इज़ अ फीमेल बाय हर एजेंट, और अगर प्लेंटिफ फीमेल है तो वो अपने एजेंट के ज़रिए भी प्लेंट प्रेजेंट कर सकती है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको कि सबसे पहले प्लेंट क्या है। प्लेंट वो है जो कि सेक्शन 7 वेस्ट पाकिस्तान एक्ट के तहत सब सेक्शन 1 के तहत बनाई गई है, और वो क्या होगी, इन राइटिंग में होगी, साइन किए जाएंगे उसके ऊपर, और वेरीफाई करेगा कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा, और वो प्रेजेंट करेगा उसको कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में, जिसकी जुरिस्डिक्शन है अंडर रूल 5। और प्लेंटिफ जो है वो खुद भी दे सकता है, थ्रू कौंसल भी दे सकता है, और जहाँ पर प्लेंटिफ फीमेल है तो वो अपने एजेंट के ज़रिए भी पेश कर सकती है प्लेंट। आगे रूल 2 है जी, प्लेंट अंडर सब रूल 1। ये जो अभी सब रूल 1 में बताइए कि वो प्लेंट सेक्शन 7 वाली, उसके अलावा उसके साइंड होंगे, वेरिफिकेशन होंगी, प्लेंटिफ प्रेजेंट करेगा वगैरह। तो शैल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब उस प्लेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये बेसिकली जो ऑर्डर 7 का रूल 1 है ना, उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं तकरीबन सेम मिलते जुलते इसमें भी सेम वही है। तो सबसे पहला क्या लिखा जाएगा उसमें, नेम ऑफ द कोर्ट। जो सबसे पहली लाइन जो कोर्ट प्लेंट के ऊपर लिखी जाती है वो होती है नेम ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का नाम लिखा जाता है। इन विच द सूट इज़ ब्रॉट एंड द फैक्ट्स शोइंग दैट इट हैज़ जुरिस्डिक्शन। मतलब जैसे कि अगर हम गार्डियन जज के पास, जैसे कि अभी हम कोर्ट्स में देखें तो स्पेशल जजेस अलग अलग बनाए गए, मतलब फैमिली जज अलग है, गार्डियन का जज अलग है, रेंट अलग है, और सिविल जज अलग होते हैं। तो वो उसके हवाले से जब आप ऊपर कोर्ट का नाम लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल लिखे आप इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर फलान जो जज, और फिर आगे स्लैश करके उसकी वो लिख दें उसकी जुरिस्डिक्शन लिख दें कि वो आपका जज जो है वो फैमिली बाख्तियारात, वो लिखते हैं ना उर्दू में, बाख्तियारात फैमिली जज या फिर बाख्तियारात गार्डियन जज वगैरह। तो दूसरा क्या लिखा जाएगी, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। दूसरा उसका प्लेंटिफ का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी रेजिडेंस, उसका नाम, वो वल्दियत, उसका एड्रेस कहाँ पर वो रहता है। तीसरा क्या लिखा जाता है जी, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज कैन बी असरटेंड। तो जो भी डिफेंडेंट है उसका नेम, प्लेस और उसकी रेजिडेंस भी जितनी उसकी, जिससे कि वो पता चल सके कि वो कहाँ पर रहता है, या उसको मतलब, क्योंकि वो डिफेंडेंट के पर्टिकुलर इसलिए भी लिखे जाते हैं कि उसका नोटिस सर्व करना होता है, तो वो ऐसे मतलब क्लियर उसका एड्रेस लिखा जाता है। आगे है जी, वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज़ अ माइनर। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर हो, मतलब 18 साल से कम का हो, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर एक पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है, कोई पागल बंदा है, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, तो फिर उस हवाले से भी उसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। मतलब जैसे प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ के पर्टिकुलर लिखने के बाद आगे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि वो माइनर है, मतलब उर्दू में लिखते हैं हम नाबालिग और इंग्लिश में माइनर। इसी तरह अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो वो भी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, और फिर उसका जो गार्डियन है या उसका नेक्स्ट फ्रेंड है उसके पर्टिकुलर लिखे जाएंगे। द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन एंड द प्लेस वेयर एंड डेट व्हेन इट अरोज।
अब काज ऑफ एक्शन लिखी जाएगी। काज ऑफ एक्शन होती है कि किस वजह से ये जो दावा दायर किया जा रहा है या किस वजह से एप्लीकेशन दी जा रही है, क्यों दी जा रही है कोर्ट पे एप्लीकेशन, वो वजह बेसिकली लिखी जाती है। आगे है जी द नेचर ऑफ द क्लेम एंड वैल्यू ऑफ द क्लेम विद पर्टिकुलर्स इन ब्रीफ एंड द रिलीफ क्लेम्ड। तो फिर उसके बाद उसकी नेचर लिखी जाएगी क्लेम की, कि कितना क्लेम, किस टाइप का क्लेम है, मतलब आया वो जो एप्लीकेशन दी जा रही है वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से है, किसी बच्चों के प्रॉपर्टी के गार्डियनशिप के हवाले से है, या निकाह की है, या हक महर है, या कोई भी प्रॉपर्टी जो सूट है वो किस नेचर का है, वो नेचर उसकी लिखी जाएगी। और उसकी वैल्यू लिखी जाएगी कि वो कितनी वैल्यू का है, उसकी वैल्यूएशन लिखी जाएगी। मतलब जैसे अगर नाना नुस्खे का है तो वो कितने पैसे क्लेम करना चाह रहे हैं, अगर हक महर का है तो कितने पैसे का सामान जहेज का, तो वो उसकी वैल्यूएशन लाजमी लिखी जाती है। और उसके पर्टिकुलर्स भी लिखे जाते हैं, ब्रीफ पर्टिकुलर्स के, वो कितनी अमाउंट है का, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो ब्रीफ मुख्तसर, मतलब पूरी की पूरी एविडेंस साथ अटैच नहीं होगी, सिर्फ उसके मुख्तसर हालात व वाक़यात लिखे जाएंगे। एंड द रिलीफ क्लेम्ड, जो लास्ट में प्रेयर होती है उसको हम कहते हैं रिलीफ क्लेम्ड, कि जितना क्लेम उसने मांगा होगा उसको वही मिलेगा। आपने पूरा दावा बहुत अच्छे से लिख लिए, पूरी प्लेंट बना ली, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग कर ली, लेकिन आपकी जो प्रेयर है लास्ट में जो आपने क्लेम मांगना है, इस्तदा है, वो आप अच्छी नहीं लिख सके तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने रिलीफ क्लेम में मांगी होगी वही चीज़ आपको मिलेगी। बेशक आपने अपनी प्लेंट में सब कुछ मांग लिया हो, लेकिन अगर आपने प्रेयर में नहीं मांगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, रूल 5 है, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन। अगर प्लेंट किसी ऐसी कोर्ट में भेज दी गई है जो उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है, द प्लेंट शैल बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट टू विच इट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड। ये जो CPC का ऑर्डर 7 रूल 10 है, ये उससे आप इसको क्रॉस रेफरेंस पे लिख सकते हैं कि द प्लेंट जो है वो रिटर्न की जाएगी अगर उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, उसमें भी यही बात है। और द कोर्ट रिटर्निंग द प्लेंट शैल इंडोर्स देयर ओन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन टू इट एंड इट्स रिटर्न, द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट एंड द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन देयर ऑफ। सेम वही बात है जो कि ऑर्डर 7 रूल 10 में लिखी गई है, यही बात रूल 5 में लिखी गई है कि वो उसको रिटर्न करेगी प्लेंट, अगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है और किसी ने उधर प्लेंट फाइल कर दी है तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो उसको रिटर्न करेगी और उसके ऊपर इंडोर्समेंट करेगी, डेट लिखेगी जिस दिन वो प्रेजेंट की गई और जिस दिन रिटर्न की गई, पार्टीज़ के नेम लिखेगी जो उसको प्रेजेंट कर रही है, और ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न लिखेगी कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है तो इस वजह से वो उसको रिटर्न कर रही है। आगे है जी रूल 6, द कोर्ट विच शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट will be that within the local limits of which the cause of action wholly or in part has arisen। अब बता रहा है कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन से कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, उसकी लोकल लिमिट से एक, तो दूसरा है उसकी कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पर पूरी की पूरी कॉज ऑफ एक्शन या फिर उसका कुछ हिस्सा अराइज हुआ हो। मतलब जैसे कि अगर फैमिली केस में अगर हम जाए तो जहाँ पर बच्चों के अगर गार्डियन, प्रॉपर्टी का गार्डियन के तौर पर किसी ने अपॉइंट होना, तो जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद होगी तो वहाँ पर उसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनेगी ना। वेयर द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, जहाँ पर दोनों पार्टीज रहती होंगी तो वहाँ पर, या जहाँ पर लास्ट वो रिजाइड कर रही होंगी तो वहाँ पर भी सूट फाइल हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट इन सूट्स फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डावर, लेकिन शर्त लगा दी उसमें कि अगर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब खुला का केस है और डावर या फिर हक महर का केस है, द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द वाइफ ऑर्डिनरी रिजाइड्स शैल आल्सो हैव जुरिसडिक्शन। मतलब यह है कि जहाँ पर वो उसका हस्बैंड रहता है तो वो वहाँ पर भी कर सकती है, लेकिन जहाँ पर फीमेल रहती है तो वहाँ पर उस कोर्ट के पास भी उसकी जुरिसडिक्शन होगी डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की और डावर की केसेस को फाइल करने की। आगे जी रूल 7 है, सूट्स ट्रायबल अंडर द एक्ट शैल इंस्टीट्यूटेड इन एंड बी हर्ड एंड ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ द सिविल जज having jurisdiction as provided in rule 6, and where in any district there is no such court, such suits shall be instituted in and be heard and tried by the court of the district judge or the additional district judge। अब वो कहता है कि जो सूट ट्राइबल हैं अंडर द एक्ट से मुराद वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, शैल इंस्टीट्यूटेड इन and be heard and tried by the court of the civil judge
तो वो सारे के सारे सूट जो है वो इंस्टीट्यूट भी किया जा सकते हैं और ट्राई भी किया जा सकते हैं। किससे? सिविल जज के ज़रिए, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में है, जो कि प्रोवाइड कर दी गई है रूल 6 में, मतलब उसकी काज ऑफ एक्शन है या फिर पार्टीज वहाँ पर रिजाइड कर रही हैं। एंड वेयर इन द एनी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देयर इज़ नो सच कोर्ट, अगर कोई ऐसी कोर्ट नहीं है, मतलब जिस जहाँ पर पार्टीज़ की काज ऑफ एक्शन राइज हुई या जहाँ पर पार्टीज़ रहती हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है ही नहीं, such suits shall be instituted in and be heard and tried by the court of district judge or the additional district judge। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर सिविल जज की जुरिस्डिक्शन है और लेकिन वहाँ पर सिविल जज की कोई कोर्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में वो सूट डायरेक्ट फाइल किया जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट फाइल नहीं होता, सिवाय इसके कि वो कोई उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ना बनती हो, तो फिर उसकी कोर्ट में वो सूट फाइल हो सकता है और ट्रायल भी हो सकता है उस मजिस्ट्रेट के ज़रिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल 1, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में सेंड फॉर द रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी सूट पेंडिंग फॉर ट्रायल इन एनी कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट एंड हियर एंड ट्राई द सूट itself to refer it for trial to any other court within the district and thereupon the court of the district judge or the court to which such suit is so transferred as the case may be shall have jurisdiction to hear and try the suit। अब वो कहता है कि इस चीज़ का नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, मतलब सब रूल 1 में जो बात बता दी गई है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी प्रोसीडिंग को, किसी भी सूट को जो कि उसके पास पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है, उसको वो हेयर भी कर सकता है, ट्राई भी सूट सकता है खुद भी, या फिर उसको रेफ़र कर सकता है उसका ट्रायल किसी दूसरे किसी दूसरे जज के पास जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, एनी अदर कोर्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, किसी और कोर्ट में जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होगी। एंड देयर अपॉन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज है जो, या जो वो कोर्ट है जिसको वो सूट भेजा गया है, तो वो क्या करेगी, उसको केस को ट्राई करेगी और उसकी फिर वो समझा जाएगा कि उसकी जुरिस्डिक्शन है वो सूट ट्राई करने की। Rule 8, the court of the district judge may, for reasons to be recorded in writing, stay the proceeding of any suit pending in the court of the senior civil judge first class or civil judge first class additional। अब वो कहता है कि ये स्टे जो है आपका ऑर्डर 39 CPC का, वो इससे रिलेट करता है कि उसमें जो स्टे के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो उसी सेम कोर्ट में वो देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन दे सकते हैं स्टे करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी सूट को या किसी भी प्रोसीडिंग को इन राइटिंग में स्टे करेगा। इन राइटिंग में मतलब वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों स्टे कर रहा है प्रोसीडिंग को। तो वो सूट चाहे किसी भी सीनियर सिविल जज के पास चल रहा हो, सिविल जज के पास चल रहा हो, फर्स्ट क्लास सिविल जज के पास, या फिर फर्स्ट क्लास एडिशनल जज के पास चल रहा हो, तो वो उसको स्टे कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज। रूल 9 है जी, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कमेंस द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सक्सीडिंग जज डी नोवो अनलेस द जज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डायरेक्ट्स अदरवाइज। वो कहता है कि जब केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जो ऊपर क्लास 7 में ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको वो क्या कर सकता है, जब दूसरे जज के पास आएगा तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी प्रोसीडिंग को दोबारा से शुरू से स्टार्ट करे, सिवाय इसके कि वो रीज़न रिकॉर्ड करे इन राइटिंग में कि वो क्यों सारी प्रोसीडिंग को दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। जब भी नॉर्मली केस ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के बाद वो केस जो है अगला जज जो है वहीं से ही प्रोसीड करता है जहाँ से वो केस चल रहा होता है, चाहे वो फाइनल जजमेंट पे ही क्यों ना हो, तो वो उस जज ने उसकी जजमेंट ही लिखनी होती है, ना कि वो ये कहे कि सारी प्रोसीडिंग दोबारा से स्टार्ट करे। अगर वो ऐसा कहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों कह रहा है वैसे। रूल 10, द कोर्ट में वेयर इट डीम्स फिट डायरेक्ट दैट द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट बी हेल्ड इन कैमरा। जो कोर्ट है वो जहाँ पर उसे मुनासिब लगता है वो डायरेक्शन दे सकती है कि पूरी की पूरी प्रोसीडिंग या उस प्रोसीडिंग का कुछ हिस्सा उसको हेल्ड इन कैमरा किया जा सकता है। कैमरा से मुराद ये नहीं होता कि आपकी वो मूवी रिकॉर्डिंग की जाएगी कैमरा के सामने, कैमरा से मुराद ये है कि वो पब्लिक के सामने वो प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर कोई फीमेल है जो कि पर्दानशीन लेडी है तो वो नॉर्मली पब्लिक के सामने नहीं आती, लेकिन ज़रूरी है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, तो फिर कोर्ट जो है वो उसकी
स्टेटमेंट इन कैमरा से मुराद ये है कि वो एक मतलब जहाँ पर पब्लिक नहीं है, पब्लिक को सारी को निकाल के, जिस तरह ये 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, तो वो उस स्टेटमेंट 164 CRPC कह रही हूँ, तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो इन कैमरा कहलाती है। हालांकि वो कैमरे में रिकॉर्डेड नहीं होती उसकी स्टेटमेंट, लेकिन उस वक्त वहाँ पर वो सिर्फ जज होता है और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला था, या कोर्ट का जो अपना मतलब अमला होता है वही होता है, उसके अलावा किसी और पर्सन को इजाज़त नहीं होती। तो फैमिली केस में भी अगर कोर्ट चाहे तो इस तरह की प्रोसीडिंग कर सकती है, और वैसे अदरवाइज फैमिली केसेस भी वो नॉर्मली पब्लिक के लिए होते हैं। रूल 2 कहते हैं सेक्शन रूल 10 का सब रूल 2, वेयर बोथ द पार्टीज टू द सूट रिक्वेस्ट द कोर्ट टू होल्ड द प्रोसीडिंग्स इन कैमरा द कोर्ट शैल डू सो। हाँ, अगर दोनों पार्टीज पूरी प्रोसीडिंग को कहती हैं कि इन कैमरा होनी चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है वो ऐसे भी कर सकती है। रूल 10A है, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग in the language of the court by the presiding officer of the court or in his presence and hearing and under his personal direction and superintendence and shall be signed by the presiding officer of the court। अब जो एविडेंस है वो हर विटनेस की वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि एक तो सब पहली बात है कि वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होनी चाहिए, मतलब अगर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू है तो उर्दू में होना चाहिए, जो भी कोर्ट ऑफ लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और लिखेगा कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जज खुद लिखेगा या फिर उसकी प्रेजेंस में कोई और भी लिख सकता है, लेकिन वो अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होना चाहिए, और वो पर्सनल डायरेक्शन में उसकी लिखेगा एंड हियरिंग अंडर हिज पर्सनल डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस, मतलब उसको वो प्रॉपर वाच करेगा, उसकी मौजूदगी में ही लिखी जाएगी। अगर कोई और बंदा भी एविडेंस लिखता है तो शैल बी साइंड, लेकिन फिर उसको वो साइन करेगा बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जज है वो उसको साइन करेगा एविडेंस को जो विटनेस की रिकॉर्ड की गई है। 10A का सब रूल 2 है, व्हेन द एविडेंस ऑफ अ विटनेस इज गिवन इन इंग्लिश, अगर एविडेंस इंग्लिश में दी गई है तो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में टेक इट डाउन इन दैट लैंग्वेज विद इन हिज ओन हैंड एंड अनलेस, अब अगर इंग्लिश में लिख के दे दी है उन्होंने एविडेंस, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर भी उसको कोर्ट की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा, अनलेस द पार्टीज रिक्वेस्ट दैट कोर्ट अदरवाइज एंड ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन ऑफ सच एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, सिवाय इसके कि पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं कोर्ट को सिवाय अदरवाइज कि एक ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन उस एविडेंस की कोर्ट लैंग्वेज में और वो उसमें फॉर्म की गई है, मतलब कोर्ट जो है वो अदरवाइज उसको डायरेक्ट करती है कि आपने जो इंग्लिश में लैंग्वेज दी है ट्रांसलेशन वो दी है एविडेंस दी है, तो उसको किसी और कोर्ट में ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन ऑफ सच एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे उसके साथ ही, मतलब या तो वो उसका ट्रांसलेशन करेंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की साथ ही उर्दू ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट की लैंग्वेज उर्दू है या कोई और लैंग्वेज है, मतलब अगर आप किसी प्रोविंस में चल जाए तो वहाँ पर हो सकता है सिंध में सिंधी लैंग्वेज हो, बलूचिस्तान में बलोची हो, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर वही लैंग्वेज बोलते हैं तो वो वही समझते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि फिर वो जिस इलाके में जो कोर्ट होती है उसकी लैंग्वेज भी वही होती है, ताकि ज़्यादातर लोगों को फिर वो बजाय इसके कि हर बंदे को ट्रांसलेशन करके दी जाए तो वो एक जज को ट्रांसलेशन करके दे दी जाती है। अच्छा जी, आगे है व्हेन द एविडेंस ऑफ अ विटनेस इज़ गिवन इन एनी अदर लैंग्वेज नॉट बीइंग इंग्लिश, अगर एविडेंस किसी और लैंग्वेज में दी गई है जो कि इंग्लिश नहीं है, देन पहले तो थी ना इंग्लिश वाली बात कि अगर इंग्लिश में दी गई है लैंग्वेज तो फिर उसके साथ ट्रांसलेशन उसका रिकॉर्ड पार्ट का रिकॉर्ड बनेगी, रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी, लेकिन अगर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, दैट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में टेक इट डाउन in that language with his own hand or cause it to be taken down in that language in his presence and hearing and under his personal direction and superintendence and an authenticated translation of such evidence in the language of the court in English shall form part of the record। अब फिर वही वाली बात है कि अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है और किसी और लैंग्वेज में दिख गया तो फिर कोर्ट जो है वो उसको कोर्ट जो जज है वो उसको खुद लिखेगा कोर्ट लैंग्वेज में या फिर उसकी वो ऑथेंटिकेट देगा उसकी सुपरविजन में कि वो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मतलब सेम वही बात ही किसी इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर जो भी कोर्ट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दी जाए। अच्छा जी, इन केसेस इन विच ये उसी का ही सब रूल चल रहे हैं, कौन सा था रूल रूल 10A की क्लासेज हैं ये 4, 6, 7, 8 तक है।
4 में क्या कहते हैं, इन केसेस इन विच द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, he shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of what such witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the presiding officer of the court with his own hand and shall form part of the record। अब वो कहता है कि जहाँ पर एविडेंस जो है वो इन राइटिंग में नहीं दी गई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा विटनेस को। मतलब अगर राइटिंग में एविडेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है ओरल एविडेंस में आएगी। तो फिर भी ओरल एविडेंस लेने के बाद वो एक मेमोरेंडम लिखेगा उस सब्सटेंस का, मतलब वो जो विटनेस है वो बोलेगा और फिर वो राइटिंग में लेकर आएगा कौन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो भी विटनेस ने बोला है, जो भी वो डिपोज करेगा उसका एक मेमोरेंडम बताएगा और उसको राइट करेगा और उसको साइन करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद हिज ओन हैंड, खुद अपने हाथ से लिखेगा, अपने हाथ से साइन करेगा और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देगा। सब रूल 5 है जी 10A का, एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन डाउन इज कम्प्लीटेड इट शैल बी रेड ओवर टू हिम एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। अब अगर एविडेंस जो है वो विटनेस ने ज़ुबानी बोली थी और फिर उसे लिखा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और कंप्लीट होने के बाद वो पूरी की पूरी उसको पढ़ के सुनाएगा और फिर उसको अगर उसमें कोई करेक्शन, मतलब वो उसे जज ने पढ़ के सुनाया, उसने कहा जी मैंने तो ये नहीं कहा था, ये कहा था, या मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, तो अगर ज़रूरी होता है उसको करेक्ट करना तो फिर उसी वक्त करेक्शन भी की जा सकती है। 6 ये 10A का सब रूल 6 है, इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस when the same is read over to him, the presiding officer of the court may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objections made to it by the witness and shall add such remarks as the things necessary। मतलब अगर करेक्टनेस के हवाले से कोई बात आती है और वो उसने उसको पढ़ कर सुना दिया, इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, अगर विटनेस कहता है कि जी ये नहीं होनी चाहिए इस तरह के करेक्टनेस या कोई भी इस हवाले से करेक्टनेस के हवाले से, तो फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको पढ़ के सुनाएगा बजाय इसके कि वो उसको एविडेंस को करेक्ट करे और फिर उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसके हवाले से वो उसको लिखेगा और उसमें रिमार्क्स ऐड करेगा जो भी उसको मुनासिब लगते हैं, मतलब ये जज करेगा ये सारा काम। 7 इफ़ द एविडेंस इज़ टेकन डाउन इन द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन विच इट हैज़ बीन given and the witness does not understand the language in which it is taken down, the evidence so taken down shall be interpreted to him in the language in which it was given or in a language which he understands। अगर एविडेंस जो है वो लिखी गई है किसी और डिफरेंट लैंग्वेज में जो कि लैंग्वेज नहीं है विटनेस की, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं करता उस लैंग्वेज को, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू बोलते हैं तो मुमकिन है कि आपको सराइकी पंजाबी इंग्लिश समझ आती होगी, तो वो अगर वो समझ ही नहीं सकता तो फिर क्या होगा, इट इज़ टेकन डाउन द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी इंटरप्रेटेड टू, तो फिर उस लैंग्वेज की इंटरप्रेशन करके दी जाएगी उसको जो ज़बान वो समझता है, इन विच इट वाज गिवन और इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, या फिर वो ज़बान जो वो समझ सकते हैं उस ज़बान में उसकी ट्रांसलेशन करके दे दी जाएगी उसको। व्हेन द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, अगर कोर्ट रिकॉर्ड करती है एविडेंस ऑफ अ विटनेस, इट शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स इफ़ नेसेसरी, तो वो उसमें ज़रूरी रिमार्क्स भी लिखेगी एज इट थिंक्स मटीरियल रिस्पेक्टिंग द डिमीन्योर ऑफ सच विटनेस वाइस्ट अंडर एग्जामिनेशन। जो भी कोर्ट विटनेस को कोर्ट को लगता है कि उसके हवाले से विटनेस के हवाले से, तो वो जो अंडर एग्जामिनेशन, मतलब जो विटनेस एग्जामिनेशन दे रहा है, जो एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहा है, उसके हवाले से भी कोर्ट जो है वो रिमार्क्स अपने लिखेगी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लें ताकि याद रहें, तो वो 10A एविडेंस के हवाले से रीड करता है जिसमें वो कहता है कि विटनेस जो है वो राइटिंग में, एविडेंस जो है वो विटनेस से ली जाएगी, राइटिंग में लिखी जाएगी और जज जो है उसके ऊपर साइन करेगा, या फिर अगर वो खुद नहीं लिखता किसी और से लिखवाता तो उसके सुपरिटेंडेंस में लिखी जाएगी। उसके अलावा अगर लैंग्वेज इंग्लिश में है
तो फिर उसको कोर्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसका हिस्सा बनाया जाएगा, या फिर अगर लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में तो अभी उसे कोर्ट लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके उसका पार्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी और केस में जो कि मतलब विटनेस जो है वो राइटिंग में नहीं देता, बोल के लिख दे रहा होता है एविडेंस, तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको लिखेगा और एक मेमोरेंडम बनाएगा और उसको साइन भी करेगा। और उसके अलावा हर विटनेस की एविडेंस जब भी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको उसके पढ़ के सुनाया जाएगा, और अगर उसमें करेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो भी कर दिया जाएगा। और अगर विटनेस किसी करेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है तो फिर उसका ऑब्जेक्शन भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखेगा। और उसके अलावा अगर 7 कहता है कि अगर किसी कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो विटनेस की लैंग्वेज डिफरेंट है और कोर्ट की लैंग्वेज डिफरेंट है और वो विटनेस उसका अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो फिर उसको वो उस लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन करके दी जाएगी जो वो अंडरस्टैंड कर सकता है। लास्ट है जी, अगर कोर्ट को रिकॉर्डिंग एविडेंस रिकॉर्ड करती है तो फिर वो उसमें विटनेस के हवाले से अपने रिमार्क्स भी लिखेगी। Rule 11. Where the parties agree to a compromise or reconciliation effected between them under subsection 3 of section 10 or subsection 1 of section 12, the court shall pass a decree or give decision in the suit in terms of the compromise or conciliation agreed between the parties as the case may be। जहाँ पर पार्टीज अग्री हों कंप्रोमाइज़ के लिए या फिर रिकन्सिलेशन मतलब सुलह के लिए जो कि अफेक्ट हुई है बिटवीन दैम उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। अब ये सेक्शन की बात हो रही है तो ये सारे सेक्शन इस वाले सेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो एक्ट के सेक्शन की बात कर रहा है। द कोर्ट शैल पास अ डिक्री और गिव डिसीजन इन द सूट इन टर्म्स ऑफ द कंप्रोमाइज और कंसिलिएशन अग्रीड बिटवीन पार्टीज़ एज द केस में भी। तो फिर कोर्ट जो है वो उस हवाले से डिसीजन लिखेगी कि जिस तरह से पार्टीज जो है वो कंप्रोमाइज़ करती हैं या फिर अग्री होती हैं या फिर सुलह सफाई कर लेती हैं, तो वो उसके मुताबिक ही कोर्ट ने फैसला करना होता है। बाकी जो है वो नेक्स्ट आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।